हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं संदीप तोमर आपकी अपनी कोचिंग आकाशदीप में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें दो कंडीशन ही बनती हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। और दूसरा होता है जब वस्तु कहीं भी हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जब वस्तु अनंत पर हो। तो इसके लिए हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये उत्तल दर्पण है, इस पर पॉलिश कर दी। अब बन चुका है हमारा उत्तल दर्पण। यहाँ पर वक्रता केंद्र है, बीच में फोकस होता है और यहाँ होता है ध्रुव। जैसा कि हम पहली वीडियो में ही पढ़ चुके हैं, ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, केंद्र क्या होता है, सब चीज क्लियर हो चुकी है हमारी। और आगे आता है हमारा जब वस्तु अनंत पर हो। तो अनंत पर जब वस्तु होती है तो अनंत से आने वाली सिर्फ किरणें दिखाई देती हैं। तो इस स्थिति में पहली किरण तो दोनों किरणें आपस में समांतर होनी चाहिए। ठीक है, दोनों किरणें आपस में समांतर होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया भी था कि अनंत से किरणें जब आती हैं तो आपस में समांतर होती है। जैसे कि रेल की पटरी होती है, तो रेल की पटरियों को अनंत दूरी तक तभी बिछाया जा सकता है जब वो आपस में समानांतर हो। तो किरणें आपस में समानांतर आएंगी। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो आई है वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, मतलब वास्तव में इधर की साइड जाएगी। और दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो जा रही है वो भी फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, मतलब इधर की साइड आएगी। ठीक है जी। तो इस स्थिति में मैंने जैसे भी पहले भी बताया था कि अनंत का संबंध फोकस से होता है। तो अनंत का संबंध फोकस से होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, फोकस पर बनना है। और इसमें देखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, सीधा कहां पर बनता है पहले ये देखना है। कहां पर, फोकस पर। फोकस पर कैसा बनता है, सीधा, आभासी व वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से बहुत छोटा, क्योंकि फोकस अनंत का संबंध बहुत छोटे होने से होता है। बहुत वस्तु से बहुत छोटा बनता है, ये ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन इसकी आती है, इसमें ध्यान रखना है कि इस उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनना है। अगर अनंत पे है तो बहुत छोटा बनेगा, और फिर कहीं भी रखी है वस्तु तो सिर्फ प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ऐसे ध्यान रखना है हमें। दूसरी इसकी कंडीशन आती है हमारे, जब वस्तु कहीं भी हो। कहीं भी हो, जब वस्तु कहीं भी हो। तो कहीं भी हो, इसका हम देख लेते हैं चित्र किस हिसाब से बनेगा। ये उत्तल दर्पण है हमारा, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र है, बीच में फोकस होता है और यहाँ पर ध्रुव होता है। तो वस्तु को कहीं भी रख दो, वस्तु को मुख्य अक्ष पर कहीं भी रखेंगे तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर छोड़ेंगे जो कि फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। फोकस से जाती हुई प्रतीत होने का मतलब है फोकस की सीध से होकर जाएगी, इस हिसाब से जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होती हुई छोड़ेंगे, तो वक्रता केंद्र से जो जाएगी वो जिस दिशा में जाती है उस दिशा में वापस लौट जाती है। तो इस दिशा में ये किरण तो ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। दोनों किरणें इधर तो कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये अगर हम इसे आगे की तरफ को बढ़ाएंगे तो ये इधर की तरफ को चली जाएगी और ये इधर की तरफ को चली जाएगी। जितना अधिक बढ़ाएंगे उतनी अधिक इनकी बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो इधर तो कहीं नहीं मिलने की, मतलब वास्तव में तो कहीं नहीं मिलती है। ये इनका आभास होता है मिलने का, सिर्फ दर्पण के पीछे। और कहाँ होता है, ये ध्रुव और यहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच हमेशा।
तो जब वस्तु कहीं भी हो, कहीं भी होने से मतलब होता है ये अनंत व ध्रुव के बीच में कहीं भी हो। तो इसमें इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव व फोकस के मध्य, ध्रुव व फोकस के बीच कैसा हमेशा ही बनेगा सीधा, आभासी व वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है, इतना लिखना है। किरण आरेख भी पूछ लेता है तो किरण आरेख किस हिसाब से बनाना है। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसी दर्पण का नाम बताइए जिसमें प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। तो वो या तो हमारा समतल दर्पण होता है या फिर होता है हमारा उत्तल दर्पण। इसके दो आंसर हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि ऐसे दर्पण का नाम बताइए जिसमें प्रतिबिंब सीधा, आभासी तो बनता ही बनता है, साथ साथ बड़ा भी बनता है, दर्पण मतलब वस्तु से बड़ा बनता है, तो हम आंसर में लिखेंगे अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की जैसी हमने छठी कंडीशन पढ़ी है, तो छठी कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा। ये चीज नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी। दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी तो हम दोनों ही दर्पण को बना लेंगे। ये हमारा अवतल दर्पण, इसका अपना ध्रुव, यहाँ पर वक्रता केंद्र, बीच में कहीं फोकस होता है, मतलब दोनों की गति बीचों बीच होता है फोकस। तो इसी प्रकार से हम बना लेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का भी अपना एक वक्रता केंद्र होता है, बीच में फोकस होता है और यहाँ पर ध्रुव होता है। इसमें 6 कंडीशन बनती है। 6 कंडीशन में से कोई सी एक कंडीशन देख लेते हैं हम दूसरी वाली कंडीशन देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बनता है, ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, ये वाली। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो ये वस्तु की दूरी कहलाती है। वस्तु तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी, ठीक है। कहाँ से वस्तु की दूरी है? वस्तु से लेकर के ध्रुव तक की दूरी। हमेशा सारी की सारी दूरी ध्रुव से ही लेते हैं। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी वस्तु की दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस की दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ये 3 वर्ड हमें याद रखने हैं। एक आता है वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से केंद्र तक की दूरी, वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं। दर्पण के ध्रुव से केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जो कि फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो हमें ये वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, स्मॉल u से। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, वस्तु की दूरी है, इसे u से लिखते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, इसे बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। इसे v से लिखते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है ये है प्रतिबिंब की दूरी, इसे लिखते हैं v से। और दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, इसे स्मॉल f से लिखते हैं। इस वाले बिंदु को तो कैपिटल F से लिखेंगे, फोकस बिंदु को तो हम कैपिटल F से लिखते हैं, और जो इसकी दूरी होती है फोकस दूरी, इसे स्मॉल f से लिखते हैं। ये ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे सारे सिंबल के नाम लिख भी देता हूँ। और वस्तु की लंबाई को O से लिखते हैं, ये O है। और प्रतिबिंब की लंबाई को I से लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ये I है।
सेम टू सेम इसमें भी होगा। कहीं भी अगर वस्तु रखी हुई है, कहीं भी रखी हुई है वस्तु, तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा आभासी बनना है और दर्पण के पीछे बनना है। और इसमें हम देखेंगे कि ये वाली वस्तु की दूरी u है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी वस्तु की दूरी कहलाती है, और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को v बोलेंगे, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। और दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे, जो कि हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की है। ये ध्यान रखना है। तो इसमें चिन्ह परिपाटी में आता है कि किस दूरी को हम प्लस का लेंगे और किस दूरी को हम माइनस का लेंगे। ये चिन्ह परिपाटी में आता है। वस्तु की दूरी को हमें प्लस का लेना, माइनस का लेना, किस दर्पण में कैसा लेना है, वो चीज हम देखते हैं चिन्ह परिपाटी के अंदर। तो हम देखते हैं ये वस्तु की लंबाई है तो इसे O से लिखेंगे, ये यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई है तो इसे I से लिखते हैं। ठीक है जी, प्रतिबिंब की लंबाई को I से लिखते हैं। तो हम अवतल दर्पण के अंदर देख लेते हैं। अवतल दर्पण के अंदर वस्तु की दूरी u कैसी रहनी है। u या तो रहनी है प्लस की या रहनी है माइनस की। वो कंडीशन निर्भर करेगी ध्रुव से। हम देखेंगे, हम ध्रुव को एक मूल बिंदु की तरह मानेंगे। हम जानते हैं मूल बिंदु से बाईं तरफ हम चलते हैं तो ऋणात्मक दूरी होती है, दाएं तरफ की तरफ जब हम चलते हैं तो धनात्मक दूरी लेते हैं, ऊपर की तरफ अगर हम चलते हैं तो धनात्मक लेते हैं, नीचे की तरफ हम चलते हैं तो ऋणात्मक लेते हैं। ये हमने पढ़ चुके हैं। अब देखो, वस्तु की दूरी है तो वस्तु की दूरी हमेशा दर्पण से वस्तु बाईं ओर रखी जाएगी, तो वस्तु की दूरी हमेशा ही नेगेटिव ली जाएगी। तो वस्तु की दूरी को हमेशा कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया भी था। यहाँ से प्रतिबिंब, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं। प्रतिबिंब की दूरी v होती है, और v को किस हिसाब से लेंगे वो हम जानेंगे ध्रुव के हिसाब से। ध्रुव से बाईं ओर की दूरी को नेगेटिव लेते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, ध्रुव से बाईं तरफ बना हुआ है, ध्रुव से बाईं तरफ बना हुआ है प्रतिबिंब। तो इस हिसाब से प्रतिबिंब की दूरी को किससे लेंगे, इसमें नेगेटिव का लेते हैं, क्योंकि इसमें 5 कंडीशन में तो उल्टा वास्तविक बनता है प्रतिबिंब, और छठी कंडीशन में सीधा आभासिक बनता है, जो कि दाएं तरफ बनता है प्रतिबिंब। तो हमें इसमें 2 वर्ड याद रखने हैं, एक तो आभासी और दूसरा वास्तविक। इसमें दोनों ही कंडीशन बनती है, इस वजह से 2 वर्ड याद रखने पड़ेंगे हमें। जब आभासी बोलेगा तो आभासी प्रतिबिंब जब बनता है वो दाईं तरफ बनता है, और वास्तविक बोलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बाईं तरफ बनता है। तो जब आभासी वर्ड बोलेगा तब प्रतिबिंब की दूरी को प्लस का लेंगे, और वास्तविक वर्ड बोलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब तो हमेशा दर्पण के बाईं तरफ बनेगा, तो इसे कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो आभासी नामक वर्ड जब आएगा तो प्लस का लेंगे, वास्तविक नामक वर्ड आएगा तो माइनस का लेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। अब आती है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी f से लिखी जाती है, और f को हमेशा ही इसमें कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं अवतल दर्पण के अंदर। और जैसी फोकस होती है ऐसी ही वक्रता त्रिज्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या, अगर फोकस दूरी नेगेटिव है तो वक्रता त्रिज्या भी नेगेटिव ही होगी। वक्रता त्रिज्या r बराबर में, या r कैसी लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। ये है हमारी चिन्ह परिपाटी। और अब इसमें 2 चीज और बची, एक तो वस्तु की लंबाई, दूसरा प्रतिबिंब की लंबाई। अब वस्तु की लंबाई, वस्तु सीधी रखी हुई है, ध्रुव से ऊपर की तरफ है, सीधी रखी हुई है, लंबाई तो ऊपर की तरफ है ना, ये ऊपर, वो मैंने इसी हिसाब से बनाया, ऐसे ऐसे दिखाया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इसकी लंबाई है। तो ये ध्रुव से ऊपर की तरफ है, इसकी लंबाई ऊपर की तरफ है, तो ध्रुव से ऊपर वाली दूरी को कैसे लेते हैं, धनात्मक। तो इसलिए वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई या आकार भी बोल देते हैं, लंबाई या आकार, ठीक है। इसे किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं, और ओ को हमेशा ही पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि वस्तु को हमेशा सीधा ही रखते हैं दर्पण के सामने। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा हमेशा तो नहीं बोलेंगे, तो प्रतिबिंब की 2 कंडीशन बनती है अवतल दर्पण में, एक तो वास्तविक होने से और एक वो आभासी होने से। ये 2 कंडीशन बन रही है।
तो प्रतिबिंब दो चीजों पर डिपेंड करेगा, जैसे कि प्रतिबिंब की दूरी डिपेंड कर रही थी दो चीजों पर, आभासी और वास्तविक पर, इसी प्रकार से प्रतिबिंब का आकार भी दो चीजों पर डिपेंड करेगा, आभासी और वास्तविक पर। तो यहाँ देख लेते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई या आकार, प्रतिबिंब की लंबाई या आकार आई से लिखा जाएगा, और ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो वास्तविक और दूसरा आभासी। वास्तविक होगा तो माइनस का लेंगे, आभासी होगा तो प्लस का लेंगे, ये ध्यान रखना है। सेम कंडीशन इसकी भी देखेंगे हम। तो इसमें क्या होता है, वस्तु की दूरी u, मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया है कि वस्तु की दूरी क्या होती है, u होती है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में ही लिखूंगा। तो वस्तु की दूरी u है, u को कैसा लेंगे, इसमें हमेशा ही ऋणात्मक लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनना है, उत्तल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब ध्रुव से दाएं हाथ की तरफ बनना है, दाएं हाथ की तरफ बनना है, मतलब हम कैसा लेंगे, प्लस का लेंगे। और फोकस ध्रुव से दाएं हाथ की तरफ है, यहाँ पे है ना फोकस, यहाँ ध्रुव है तो दाएं हाथ की तरफ है, दाएं हाथ की तरफ है तो कैसे लेंगे, प्लस लेंगे। वक्रता त्रिज्या, जैसी फोकस होती है ऐसी ही वक्रता त्रिज्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या को कैसे लेंगे, इसे भी धनात्मक लेंगे क्योंकि फोकस हमारी कहती है धनात्मक है। अब आती है आगे प्रतिबिंब की आकार, प्रतिबिंब का आकार आई, या वस्तु के आकार को देख लेते हैं पहले। वस्तु का आकार हमेशा ही धनात्मक लेंगे हम, क्योंकि वस्तु हमेशा ही सीधी रखी जाएगी। ये ध्रुव से ऊपर की दूरी है और ध्रुव से ऊपर की दूरी को कैसा लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। प्रतिबिंब के आकार, प्रतिबिंब का आकार, इसमें हमेशा प्रतिबिंब सीधा आभासी, तो सीधा बनना है तो सीधा बनेगा तो ध्रुव से ऊपर की तरफ होगा, इसकी लंबाई कैसी होगी, ध्रुव से ऊपर की तरफ होगी, तो ऊपर वाली दूरी को कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जैसी प्रतिबिंब की दूरी होती है ऐसे ही प्रतिबिंब का आकार लेते हैं हम। तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है, इसी हिसाब से प्रतिबिंब का आकार भी कैसा रहेगा, यहाँ पर धनात्मक रहेगा दर्पण के अंदर। आगे आता है रेखीय आवर्धन, परावर्तन संबंधी लास्ट टॉपिक है। चलो देखते हैं रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन लास्ट टॉपिक है। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है, दर्पण द्वारा, रेखीय आवर्धन दो चीजों का होता है, एक तो दर्पण का होता है, एक लेंस का होता है। फिलहाल हम दर्पण पढ़ रहे हैं तो देखेंगे, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वह वस्तु के आकार के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन। ठीक है, लंबाई एक तरीके से दर्पण की या किसी वस्तु की लंबाई है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है प्रतिबिंब में, तो इसी का मतलब है आवर्धन, रेखीय आवर्धन, मतलब एक तरीके से उसकी लंबाई कितनी बढ़ गई है, कितने गुना बढ़ गई है, 1.5 गुना, 2.5 गुना, 2 गुना, इस हिसाब से उसे बोलेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार आई, कोष्टक में आई लिखेंगे, बटे वस्तु का आकार कोष्टक के अंदर O। तो इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर रेखीय आवर्धन का हम देखें दूसरे रूप से हम परिभाषित कर सकते हैं, m यहाँ से तो m बराबर में I/O निकलता है सूत्र,
क्या है, वस्तु का आकार। इसकी दूसरी परिभाषा हम दूसरे सूत्र से बना सकते हैं, माइनस का v अपॉन यू, m बराबर माइनस का v अपॉन यू भी होता है। तो ये होता है v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और u है वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के ऋणात्मक अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इस हिसाब से इसकी परिभाषा हम दूसरे इस वाले सूत्र से बना सकते हैं। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र दो है, m बराबर आई अपॉन ओ बी है और m बराबर v अपॉन यू बी है। तो इनको हम बराबर में लिख सकते हैं, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। ये रेखीय आवर्धन का सूत्र आता है, निकल सकते हैं, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। इतना नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, बहुत से बच्चे वस्तु के आकार को पहले बोल देते हैं डेफिनेशन में भी, वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार के अनुपात को। तो ये गलत हो जाएगा, जिसको हम पहले बोलेंगे उसे ऊपर लिखेंगे और जिसे बाद में बोलेंगे उसे नीचे लिखते हैं। तो प्रतिबिंब का आकार पहले ही बोला जाएगा। तो प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को क्या बोलेंगे, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये ध्यान रखना है, प्रतिबिंब का आकार पहले बोला जाएगा। आगे मुख्य सूत्र पढ़ लेते हैं, ठीक है। दर्पण से संबंधित कुछ सूत्र। पहला सूत्र आता है फोकस दूरी का, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को f से लिखते हैं, f इक्वल टू r अपॉन 2 होता है। r यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है और f क्या है यहाँ पर फोकस दूरी। दूसरा होता है दर्पण का सूत्र, ये फोकस दूरी से संबंधित होता है। वैसे तो UVF में संबंध बोलते हैं, UVF में संबंध। क्वेश्चन आता है हमारा, UVF में संबंध लिखिए। ज्ञात करने के लिए तो नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञात करने से संबंधित ये टॉपिक 12th क्लास में पहुंच जाता है। तो ज्ञात करने से तो नहीं आएगा, सिर्फ ये सूत्र आ सकता है कि UVF में संबंध लिखिए। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये वाला सूत्र है। UVF को हम पहले लिख चुके हैं, f क्या है यहाँ पर फोकस दूरी, v क्या है यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है यहाँ पर वस्तु की दूरी। ये ध्यान रखना है। लास्ट इसका फॉर्मूला आता है रेखीय आवर्धन वाला, जो हमने पढ़ा था, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन इसे लिखते हैं m से, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ होता है और इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू होता है। जिस हिसाब से हमें डिटेल दी गई है उसी हिसाब से हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दिया गया है तो m बराबर आई अपॉन ओ का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दी गई है तो m बराबर माइनस का v अपॉन यू का इस्तेमाल करेंगे। ये ध्यान रखना है। तो इसी सूत्र के साथ प्रकाश का परावर्तन समाप्त होता है। तो आगे मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।